Good morning, students. Welcome to the class. Good morning, Anurag, Lovely, Janvi. ओके, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आंसर राइटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं आप लोग। रहना भी चाहिए, कुछ नया चीज़ सीखनी है तो उत्साहित होना बहुत ज़रूरी है, वरना बिना उत्साह के हम ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। तो लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसके अंदर हमने बात करी थी कि किसी आंसर को कैसे डिकोड किया जाए, समझा कैसे जाए, उस आंसर की डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या चीज़ें लिखी जाए, किन चीज़ों को अवॉइड किया जाए, क्या हमारा स्ट्रक्चर हो, मेंटल प्लानिंग क्या हो, मतलब आंसर लिखने से पहले हमारी प्लानिंग क्या हो, क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर को लिखना, इन दोनों के बीच का एक बहुत सारा हिस्सा है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वो जो हिस्सा है वो हर आंसर लिखने में हमारे काम आने वाला है। इसीलिए मैंने कल आपको मैसेज कर दिया था कि पिछला जो सेशन हमारा हुआ है वो आपको एक बार जरूर देखना है, फिर से देखना है। एक बार अगर आपने वैसे भी देख लिया होगा सेशन तो, लेकिन फिर से देखना है, क्योंकि वो चीजें जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करी है वो आज के इस सेशन में एंड आगे जितने भी सेशंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम आंसर राइटिंग करना सीखना जारी रहेगा हमारा, उन सब में वो चीजें काम आने वाली है। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। अभी स्टार्टिंग में 2-5 से आंसर जब आप लिखोगे तो आपको भारी लग सकता है कि सर क्वेश्चन पढ़ने और आंसर लिखने के बीच में इतना सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो करना इसलिए पड़ेगा ताकि हमारा आंसर जो है वो बेहतर हो सके। अभी भारी लग सकता है कि सर इतना सारा कब कैसे कर पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे 5, 10, 20 आंसर लिखते लिखते आप देखेंगे कि वो जो बीच का जो प्रोसेस है ना वो आप 1 मिनट में कर पा रहे हो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे वो आधे मिनट में हो पा रहा है। आधे से 1 मिनट में हो जाए सफिशिएंट है, हमारे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हमें वैसे भी कुछ चाहिए नहीं। आधे से 1 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाए, ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी स्पीड पर फोकस नहीं करना, अभी क्वालिटी पर फोकस करना है। क्वांटिटी पर फोकस बाद में करेंगे, स्पीड पर फोकस बाद में करेंगे, पहले क्वालिटी पर फोकस करना है। अच्छा आंसर लिखना हमें आना चाहिए, भले उसमें 15 मिनट लगे या आधा घंटा लगे या 2 घंटे लगे या एक दिन लगे, लेकिन बढ़िया आंसर लिखना आना चाहिए। जब जब हम अच्छा अच्छा आंसर लिखते जाएंगे धीरे धीरे हमारी समय जो है वो भी कम होता जाएगा, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैंने कल ही आपको शेयर कर दिया था, आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखेंगे। आगे से मैं आपको टॉपिक जो है वो पहले से ही दे दिया करूंगा, एक दिन पहले ही आपको बता दूंगा कि अगला सेशन हमारा इस टॉपिक पर होगा, इस टॉपिक के PYQs पर होगा। आज हम जो PYQ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो बच्चे मेरे साथ में ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, हमने सबसे पहले ज्योग्राफी ऑप्शन में यही टॉपिक जो है वो पढ़ा था, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा जैसा हम ऑप्शनल में जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते गए थे वैसे वैसे ही क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करते चले जाएंगे, तो इसी बहाने आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, जो बच्चे ऑप्शनल से जुड़े हुए हैं। और जो बच्चे आंसर राइटिंग से ही जुड़े हुए हैं, सिर्फ आंसर राइटिंग बैच से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली उनका भी रिवीजन चलता रहेगा। मैं टॉपिक ऑलरेडी आपको पहले ही बता दूंगा, तो आप उस टॉपिक को पढ़ करके फिर क्लास में आएंगे। आप एक बार पढ़ चुके होंगे, रिवीजन ऑलरेडी हो चुका होगा, क्लास में जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो और रिवीजन हो जाएगा, फिर आप जब आंसर लिखोगे खुद तो और रिवीजन हो जाएगा, तो काफी सारा रिवीजन आपका वहां पर भी हो जाने वाला है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट, ये PYQ है। रोल ऑफ सिस्मिक वेव्स इन द स्टडी ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में भूकंपीय तरंगों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये क्वेश्चन 2005 का है, आज से 20 साल पुराना क्वेश्चन है। 2005 का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर होता था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। उस समय पर अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब वर्ड लिमिट अलग प्रकार के, मतलब कुछ विशेष अलग से नहीं पूछा जा रहा। हाँ, सिलेबस में थोड़े चेंजेस थे, बट ये टॉपिक हमारे आज के सिलेबस का भी सेम है, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती थी वो बदलती थी। ये जहां तक मुझे ध्यान है ये शायद 50 या 80 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है, 50 या 80 वर्ड्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमें इसको आंसर करना है। बट क्योंकि हम जानते हैं कि आज 50 या 80 शब्द वाला कोई क्वेश्चन आता नहीं है, कोई आंसर हमें लिखना नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको 150 वर्ड्स का कंसीडर करके चल रहे हैं कि 150 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। राइट, 150 शब्दों में हम इसका आंसर लिखेंगे। अब लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था वो वाला पार्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं आप ही से पूछूंगा, मैंने इसीलिए पहले ही मैसेज डाल दिया था कि आप उस सेशन को देख करके आए। आप ही से पूछूंगा हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को आप, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, जल्दी से मुझे
रिप्लाई करो, जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे कि हमें क्वेश्चन को पढ़ के फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जल्दी से बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का। जो हमने लास्ट सेशन में सीखा। गुड, सही आंसर आ रहे हैं मेरे पास में। रीड 2 टाइम्स क्वेश्चन एंड द की पॉइंट्स। 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है ये तो ठीक है, लेकिन की पॉइंट्स अभी नहीं निकालने में। माइंड में उसका स्ट्रक्चर थिंकिंग करना, फिर अच्छे से इंट्रो के साथ में स्टार्ट करना। नहीं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट नहीं है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं है, ये हमारा पहला चरण नहीं है। फर्स्ट स्टेप होगा हम एक बार तो इसको सिर्फ रीड करेंगे, वो हमने कर लिया, मैंने आपके साथ में रीड कर लिया। राइट शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ सिस्मिक वेव्स इन द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में भूकंपीय तरंगों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। एक बार हमने पढ़ लिया। अब दूसरी बार हम ये जानने की कोशिश करें, हमें ये समझ आ गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग वाला जो पार्ट हमने पढ़ रखा है, ये तो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि मैं इसका क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आपको पता है कि इसी से जुड़ा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में हमारे सामने क्वेश्चन होंगे ना, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, कोई जियोमॉर्फोलॉजी का होगा, कोई क्लाइमेटोलॉजी का होगा, कोई एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का होगा, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो हमें उस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि किससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो कि हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी में जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हमने पढ़ा था उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ये फर्स्ट रीडिंग में हमारी समझ में आ जाता है कि जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन के किसी हिस्से से ये क्वेश्चन आया है। अब सेकेंड रीडिंग जो हम करेंगे वो करेंगे कि इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड क्या है। वास्तव में वो एक लंबा चौड़ा सेक्शन है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ भी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला भाग भी, वहां से क्या चीज एग्जैक्टली हमें पूछी गई वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो हम उसके लिए जो सेकंड स्टेप हम लेंगे, फर्स्ट स्टेप हमने सिंगल रीडिंग कर ली, ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन को पढ़ लिया। सेकंड स्टेप में जो सबसे पहला काम करेंगे हम, वो होगा इसका डायरेक्टिव नोट क्या है, किस तरफ किस डायरेक्शन में ये क्वेश्चन को ले जाना चाहता है। तो जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, उस डायरेक्टिव वर्ड हिंदी में जिसको हम निदेशक शब्द कहते हैं, वो निदेशक शब्द कौन सा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर्टिकुलरली हमें क्या दिख रहा है, राइट शॉर्ट नोट। वैसे ये कम ही आएगा, बट राइट शॉर्ट नोट, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, टिप्पणी या नोट जब भी हमें लिखना होता है तो हमें जो कुछ भी पता है वही सब कुछ लिखना है, ना अपनी तरफ से कुछ ज्ञान देना है, ना उसके प्रोज एंड कॉन्स ज्यादा बताने हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब चीजें नहीं बतानी है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है बस यही बताना होता है। जनरली नोट लिखो, कमेंट, अगर हमें कमेंट करने को लिखा गया हो, टिप्पणी करने को लिखा गया, हिंदी में हालांकि नोट को भी टिप्पणी लिखते हैं, बट वो जो कमेंट वाला जो वर्ड होता है जिसका मतलब टिप्पणी करना होता है, उसमें हमें कुछ अपना भी आइडिया देना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें अपना आइडिया कुछ नहीं देना है, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ जो जो हम जानते हैं वो एज इट इज लिखना है। किताबों में जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पर लिखना है। मैं आज क्वेश्चन ही ऐसा लेके आया हूँ जो एकदम सिंपल है, जो जो पढ़ा है वही सब कुछ लिखना है। अलग से अपना दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हम थोड़े आगे करेंगे, अभी हमें जो आता है वो लिखना है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल, पहली चीज हमें ये पता चल गई। दूसरी चीज अब हम देखेंगे, पहला स्टेप हमारा था क्वेश्चन को नॉर्मली रीड करना, दूसरा स्टेप हमारा है डायरेक्टिव वर्ड को अंडरलाइन करना, और डायरेक्टिव वर्ड से अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार करना कि हाँ क्या चीज पूछी गई है। कमेंट करना पूछा गया है, या शॉर्ट नोट, छोटा संक्षिप्त विवरण हमें जो है, नोट विवरण, यस एग्जैक्टली इसका हिंदी वर्ड विवरण, संक्षिप्त विवरण लिखना है, यानी जो पता है वो एज इट इज हमें लिखना है। देन उसके बाद अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो क्वेश्चन किस टॉपिक से है, अर्थ इंटीरियर।
पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये क्वेश्चन इस सेक्शन से है, इस भाग से है, जियोमॉर्फोलॉजी का एक पूरा सेक्शन, जिससे कि ये क्वेश्चन हमारे सामने है। ये हमने अंडरलाइन कर लिया। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इस अर्थ इंटीरियर वाला जो पार्ट है वो भी बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है, उसके किस सेक्शन से क्वेश्चन है। हमने लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ा है पूरा, अगर हम सविंदर सिंह उठाएंगे या कोई भी किताब उठाएंगे उसमें बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। अर्थ इंटीरियर मेरे ख्याल से 15 पेज 20 पेज का होगा पूरा का पूरा चैप्टर। अब 15 पेज 20 पेज तो हमें यहाँ नहीं लिख रहे हैं, उसमें से किस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन हमारे सामने है ये हमें यहाँ पर अंडरलाइन करना। अगली अंडरलाइनिंग जो हमारी होगी, फर्स्ट अंडरलाइन हम किसको करेंगे, लास्ट सेशन आपने देखा नहीं है, मुझे लग रहा है आप भूल गए हो। सबसे पहले डायरेक्टिव वर्ड को देखना है, निर्देशक शब्द को देखना है जो हमने देखा। सेकंड, किस टॉपिक से क्वेश्चन है, टॉपिक कौन सा विषय है, कौन सा भाग है जिससे कि वो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्ट जो होगा दैट विल बी किस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। वो जो टॉपिक है उसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, उनमें से किस पहलू को पूछा गया। यहाँ किस पहलू को पूछा गया है, रोल ऑफ सिस्मिक वेव्स इन द स्टडी, इनके अध्ययन में भूकंपीय तरंगों की भूमिका, इससे क्वेश्चन हमारे सामने। यानी हमें ओवरऑल जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये है कि भूकंपीय तरंगे जो हैं वो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को समझने में कैसे सहायता करती, हाउ डू दे हेल्प इन दी टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सिंपल सा क्वेश्चन ये। तो हमें इसी थीम के आसपास अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है। इसकी जो हम जो कुछ भी लिखेंगे वो इसी के आसपास होना चाहिए। ये चीजें जो हमें पूछी गई है उसी के आसपास होना चाहिए, राइट। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, मुझे पता है आप लोग भूल गए हो, लास्ट सेशन देखा ही नहीं है, या देखा है तो वापस से उसको रिपीट किया नहीं है, रिवाइज किया नहीं है। तो हमारी जो स्टेप्स होगी, आप 3-4 बार ये स्टेप याद करोगे, 3-4 बार हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको स्टेप्स याद हो जाएंगी। पहला स्टेप सिंपल रीडिंग, सेकंड स्टेप अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग में पहली अंडरलाइन हम किसको करेंगे, डायरेक्टिव वर्ड को। सेकंड अंडरलाइन हम किसको करेंगे, जो टॉपिक जिससे क्वेश्चन आया है। थर्ड अंडरलाइन हम किसको करेंगे, जिस उस टॉपिक के किस एस्पेक्ट से क्वेश्चन आया है, उस विषय के किस पहलू से प्रश्न हमारे सामने प्रकट हुआ है। इतना अगर हम समझ गए तो हमें ये समझ आ जाता है कि हमें क्या लिखना है, क्या एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है तो अब हम प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या लिखना है। अगर हमें यही नहीं पता कि पूछा क्या गया है तो हमारी कोई प्लानिंग काम नहीं करेगी, हम हर कुछ लिख करके आएंगे, हर कुछ लिख करके आएंगे तो हमारा आंसर सही नहीं होने वाला। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। हमने अभी अभी ये स्टेप्स प्रैक्टिकली मैंने आपको फॉलो करके दिखा दिए। पहले हमने इसको अंडरलाइन किया, फिर इसको अंडरलाइन किया, फिर इसको अंडरलाइन किया। यही हमारी हर समय हर क्वेश्चन को देखने पर यही हमारी आदत होनी चाहिए हमेशा। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी बच्चे जो है वो इस आदत को थोड़ा बदल लेते हैं। पहले कुछ बच्चे जो है पहले टॉपिक को देखते हैं, फिर एस्पेक्ट को देखते हैं, फिर डायरेक्टिव वर्ड को देखते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मेरी व्यक्तिगत राय आपके साथ में ये रहेगी, आप सबसे पहले डायरेक्टिव वर्ड को देखिए, फिर टॉपिक को देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन है, और फिर उसके एस्पेक्ट को, पहलू को देखिए कि उस टॉपिक के भी किस पहलू को हमसे पूछा गया। इतना कर लिया हमें क्वेश्चन समझ आ गया। ये मैं आपको समझा रहा हूं तो हमें 5 मिनट 10 मिनट लग गए इस बात को, लेकिन आप खुद देखेंगे अगले 10 क्वेश्चन, जब आप 10 क्वेश्चंस पर ये काम करोगे, इवन दैट मैंने आपको पिछली क्लास में ये होमवर्क भी दिया कि आप 2025 का, 2024 का, 2023 का पेपर डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर ये सब कुछ लगा करके देखेंगे कि डायरेक्टिव वर्ड कौन सा है, अंडरलाइन करके देखेंगे टॉपिक कौन सा है और उसका एस्पेक्ट कौन सा है। किया आपने नहीं है, इसीलिए आज आप कुछ बता नहीं पा रहे हो। आप नहीं करोगे इसका नुकसान आप ही को होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, मेरा कोई फायदा कोई नुकसान इसमें नहीं है। आप नहीं करोगे आप ही का नुकसान है, आप करोगे तो आप ही का फायदा होने वाला है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड हम समझ चुके। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, अब बढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर बनाने की तरफ कि हमें इसका आंसर जो है वो किस प्रकार से लिखना है। रीड द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन डायरेक्टिव वर्ड्स, प्रिपेयर कीवर्ड्स। वेरी गुड, गुड। तो अब हमने सबसे पहले डायरेक्टिव वर्ड निकाल लिया, जिसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टिव वर्ड शॉर्ट नोट लिखने को कह रहा है, पर्टिकुलरली छोटा संक्षिप्त विवरण लिखने को कहा। संक्षिप्त मतलब वो संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये 50 वर्ड्स का ही है, 50 या 80 वर्ड्स का ही है, तो हमें और भी छोटा लिखना पड़ेगा वहां पर तो। लेकिन आज के समय पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम इसको 150 वर्ड्स का कंसीडर करके चल रहे हैं। मतलब आज के समय पर अगर हम किसी भी PYQ को कर रहे हैं, ये हमारी आदत रहनी चाहिए। हम आज के समय पर किसी भी PYQ को कर रहे हैं, मान लीजिए 1985 का कोई क्वेश्चन आपने उठा लिया,
1992 का कोई क्वेश्चन उठा लिया, 2014 से पहले पहले का कोई भी क्वेश्चन आपने उठाया, उस समय पर क्वेश्चंस पूछने के तरीके अलग थे, सिलेबस में भी कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते थे जो आज के समय पर नहीं है, कुछ आज के समय पर एक्स्ट्रा है जो तब नहीं होते थे। सिलेबस चेंजेस होते रहे हैं, लास्ट 2014 में चेंज हुआ है, तो पैटर्न और सिलेबस दोनों ही 2014 में बदला है। उसके बाद से जितने क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज आज जैसे पेपर में आते हैं वैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन उसके पहले के जितने क्वेश्चन है उनमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे, कुछ अलग अलग चीजें आपको दिखाई देंगी। हमें उन पर फोकस नहीं करना है क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं। हम 50 वर्ड्स में क्यों लिखे इसका आंसर, क्योंकि आज हमारे सामने 50 वर्ड्स में कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला है, तो हम क्यों जबरदस्ती 50 वर्ड्स की या 80 वर्ड्स की मेहनत करें। तो अपन ये मान के चलेंगे कि कभी भी किसी भी साल का क्वेश्चन हो हम 150 वर्ड्स में लिख लेंगे, या अगर वो उस समय पर भी 200 वर्ड्स का था तो आज हम उसको 250 वर्ड्स में लिख लेंगे, 250 शब्दों में लिख लेंगे। तो हमारे सामने आज दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक 150 वर्ड्स का, एक 250 वर्ड्स का, तो हम तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, अपन दूसरे क्वेश्चंस पर दिमाग कभी नहीं लगाएंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को 150 वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारी डिमांड क्या रही क्वेश्चन की, इस डायरेक्टिव वर्ड को देख करके क्या समझ आया, एक तो ये संक्षिप्त रहना चाहिए, दूसरा क्योंकि हमें शॉर्ट नोट लिखना है, विवरण लिखना है, तो फैक्चुअल होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स जो है वो यहाँ पर होने चाहिए। नो हेडिंग्स नीडेड, क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार का है कि हमें हेडिंग वैसे भी लिखने नहीं पड़ेंगे, ज्यादा हेडिंग्स की जरूरत यहाँ पर पड़ने भी नहीं वाली है, लेकिन लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से बात समझ आनी चाहिए। लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब पहले जो बात पता होनी चाहिए वो पहले आएगी, उसके बाद उससे क्या मतलब निकलता है उसका मतलब दूसरे स्टेप में होना चाहिए, फिर उसका मतलब ऐसे पूरी बात समझ आनी चाहिए। तो वो आंसर भी हमारा उसी प्रकार से उसी लॉजिकल स्ट्रक्चर में होगा, उसी तार्किक संरचना में होगा कि सब कुछ समझ आए, बात समझ आनी चाहिए। फैक्ट लिखने इसका मतलब ये नहीं कि हमने पॉइंट लगाया पहले जो है वो सीधा हम सिस्मिक वेव्स क्या होती है ये नहीं समझाने गए और हम सीधा सीधा जो है वो शेडो जोन समझाने चले गए। सबसे पहले हम मोहर डिस्कंटिन्यूटी समझाने चले गए, अरे पहले डिस्कंटिन्यूटी क्यों बन रही, क्या हो रहा है, लेयर्स कैसी है, परतें कैसी हैं, पी वेव कैसे जा रही है, एस वेव कैसे जा रही है, उनका शेडो जोन कैसे बन रहा है, उससे कैसे हमें पता चल रहा है कि अंदर इस प्रकार की डिस्कंटिन्यूटीज। ऐसे लॉजिकल फ्लो में हमें सब कुछ लिखना होगा, हर कुछ ही उटपटांग नहीं लिखना है, वो तो वैसे भी हर किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखना। लॉजिकल फ्लो हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर, हर आंसर के अंदर होना चाहिए, बात एकदम प्रॉपर तरीके से समझ आनी चाहिए। तो डायरेक्टिव वर्ड को हमने देख लिया, उसके बाद कोर डिमांड को हमने देखा कि परीक्षक क्या मांग रहा है, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में कैसे सहायता करती है, यानी भूकंपीय तरंगों के प्रकार हमें नहीं लिखने हैं, या लिखने भी है तो सिर्फ पी वेव होती है, एस वेव होती है। पी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लंबी चौड़ी कहानी, एस वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, लंबी चौड़ी कहानी नहीं बतानी, ज्यादा हमें ये जरूरत पड़ेगी कि पी वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में चल सकती है, एस वेव सिर्फ सॉलिड में चलती है, ये गुण हमें यहाँ बताना पड़ेगा, तभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर को बता पाएंगे। तो उतना ही गुण हम लिखेंगे, उससे ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो चीजें, वो पी वेव एस वेव हमें इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे समझा रहे, भूकंपीय तरंगे हमें सिस्मिक वेव जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे समझा पा रही, तो हम उसी तरफ बढ़ेंगे, हमारा दिमाग उसी तरफ चलेगा। ऐसा नहीं कि हम लेकर के बैठ गए पी वेव को लंबा चौड़ा 50 शब्द हमने सिर्फ पी वेव्स में खत्म कर दिया, अगले 50 शब्द हमने जो है एस वेव्स में खत्म कर दिया, अब हमारे पास लिखने को कुछ बचा नहीं, पी वेव एस वेव लिख दिया, अब हम सोच रहे बढ़िया नंबर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, 10 में से 1 दे दे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आपने क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल नहीं किया है, क्वेश्चन की जो मांग थी वो आपने नहीं लिखी। आपसे जो पूछा जाए वही लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, जो पूछा नहीं गया और जबरदस्ती लिख रहे हो, भले ही सही लिखा, भले ही कितना ही बढ़िया लिखा, कितने ही डायग्राम बनाए, कुछ भी किया, नंबर नहीं मिलेंगे। तो तरंगों के प्रकार पर ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमें नहीं देना है, अर्थ की लेयर्स कौन कौन सी होती, परतें कौन कौन सी होती, उसके बारे में जानकारी हमें यहाँ ज्यादा नहीं देनी है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में वेव्स का क्या रोल है ये पूछा है। तो हम वेव्स और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को जोड़ करके वो वाला पार्ट कवर करेंगे, ना सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ना सिर्फ वेव्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, छोटी मोटी जहां जैसी जरूरत है उतना उतना पार्ट उनका भी लिखा जाएगा। इन दोनों ही सेक्शन का छोटा छोटा पार्ट, जितनी जितनी क्वेश्चन को समझाने में या जो बात हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझाने में जितने पार्ट की जरूरत है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला स्टेप होगा हमारा कीवर्ड्स। हमें क्वेश्चन समझ आएगा, डिमांड समझ आ गई, क्या क्या चीजें पूछी गई है, क्या लिखना होगा, अब हम प्लानिंग करेंगे। यहां तक तो हमने क्वेश्चन को समझा, अब हमारा काम होगा प्लानिंग करना। प्लानिंग करने में हमने दो चीजें पढ़ी थी लास्ट सेशन में। पहला स्टेप है कीवर्ड्स, हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर उतार लेने, लिस्ट बना लेनी कि ये वर्ड्स हमारी आंसर के अंदर होने ही होने चाहिए। पहली चीज
वो होती है वो पूरी लिस्ट जो हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कीवर्ड्स की लिस्ट। दूसरा पार्ट होगा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। बस ये दो चीजें हमें प्लान करनी है। इससे पहले जो कुछ भी हमने किया वो क्वेश्चन को समझने के लिए किया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, डिमांड समझ आ गई, पूछना क्या चाह रहा है। अब हम आंसर लिखने की तरफ बढ़ेंगे, तो लिखने की तरफ बढ़ने के लिए हमें दो चीजें करनी है। पहला है कीवर्ड, कीवर्ड की एक लिस्ट बनाएंगे कि इस चीज में, इस चीज को समझाने में जिन जिन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी वो कीवर्ड्स यहाँ होने चाहिए। बाकायदा जब भी मैं उन कीवर्ड्स का उपयोग करूंगा या करूंगी तो अंडरलाइन करूंगी। ये कीवर्ड्स दिखाने भी तो है एग्जामिनर को, तो अंडरलाइन करेंगे हम इन कीवर्ड्स जब भी लिखेंगे आंसर के अंदर। साइड पे रफ में लिख रहे नहीं करने, साइड पे रफ में हम जो है इस प्रकार की एक लिस्ट बना लेंगे और फिर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाए, मेन बॉडी में क्या लिखा जाए और कंक्लूजन में क्या। तो पहले कीवर्ड्स की बात करें तो सिस्मिक वेव्स जो है वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, अप्रत्यक्ष प्रमाण है, ये हमारे आंसर के अंदर ये शब्द होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर सिस्मिक वेव में से स्पेशली जो बॉडी वेव्स है, एल वेव्स का कोई रोल नहीं है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। सिर्फ बॉडी वेव्स जो है, कायिक तरंगे जिनमें पी तरंग और एस तरंग आती है, उन्हीं का रोल होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। तो हमें ये बॉडी वेव्स, कायिक तरंगे शब्द यूज करना है। पी वेव एस वेव दोनों इसके एग्जाम्पल है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तीसरी चीज हम जो यहाँ पर लिखेंगे, वेव की वेलोसिटी, तरंग का वेग बदलता है अलग अलग जगहों पर, क्रस्ट में ज्यादा, फिर मेंटल में कम, फिर कोर में बढ़ता है, घटता बढ़ता रहता है, तो वो तरंग का वेग जो है वो परिवर्तित होता है। ये बात हमारे आंसर में होनी चाहिए। चौथी चीज, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन और अपवर्तन होता है, ये बात हमारे इस आंसर के अंदर होनी चाहिए। स्पेशली रिफ्रैक्शन तो होना ही चाहिए क्योंकि रिफ्रैक्ट होती है वेव्स, रास्ता बदल जाता है उनका, पथ से विचलित हो जाती है, पाथ से डेविएट हो जाती है, तो रिफ्रैक्शन वर्ड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। रिफ्लेक्शन ना भी हो तब भी रिफ्रैक्शन वर्ड तो हमारे आंसर के अंदर होना ही चाहिए। नेक्स्ट, शेडो जोन्स, मेन जो आंतरिक संरचना को समझा पा रहा है वो कौन है, शेडो जोन। तो शेडो जोन को बकायदा डायग्राम के साथ हम समझाएंगे, बट ये शब्द हमारे आंसर के अंदर होना ही चाहिए। नेक्स्ट, इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है, शेडो जोन बनते तो उससे हमें क्या पता चलता है, बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पता चलता है, बहुत सारी असांतत्यताओं के बारे में पता चलता है। तो ये भी हमारे इस आंसर के अंदर शब्द होना चाहिए। डिसकंटिन्यूटीज वर्ड को हम भूलना चाहिए। नेक्स्ट, इसके कुछ एविडेंस है, ये कितना सही है, इसके कुछ एविडेंस है और उसमें जबरदस्त एविडेंस है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो वो टोमोग्राफी शब्द जो है वो हमारे इस आंसर के अंदर होना चाहिए। ये तो कम से कम ये सारे जो वर्ड्स मैंने आपको बताए ये तो होने ही चाहिए। बाकी कुछ और शब्द है जैसे डेंसिटी का ग्रेडियंट बनता है, घनत्व की प्रवणता जो है वो हमें देखने को मिलती है, कहीं घनत्व बढ़ता है कहीं घटता है, घनत्व में परिवर्तन आते हैं। और इंटरनल लेयरिंग, अंदर से पृथ्वी जो है वो लेयर्स में बटी हुई है, क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, फिर मेंटल भी कुछ हिस्सों में बटा हुआ है जिसमें एस्थेनोस्फीयर आता है, अपर मेंटल आता है, लोअर मेंटल आता है, ऐसी कुछ लेयरिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। जो जहाँ जितनी जरूरत होगी वो हम बताएंगे भी, जितनी जहाँ आवश्यकता होगी उतनी बताएंगे भी। ये कुछ शब्द हैं जो हमारे आंसर के अंदर होने ही होने चाहिए। ये हमें अभी से प्लान कर लेना है, इनको साइड पे लिख लेना है ताकि हम आंसर लिखते टाइम भूल ना जाए। हमें इन शब्दों का प्रयोग करना ही करना है, ये हमें यहाँ पर दिमाग में होना चाहिए। अब यही अगर हम जीएस में आंसर लिख रहे होते, आप इन शब्दों को अगर कहीं मिस भी कर जाते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी इतनी, लेकिन ऑप्शनल में हम जानते हैं जो मेन शब्द हैं वो हमारे आंसर के अंदर होने बहुत जरूरी है। हालांकि अगर मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये जीएस का भी सेम क्वेश्चन है, मतलब जीएस में भी इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अगर आप इसी आंसर को जीएस में लिखेंगे तो भी ये सब कुछ आपको लिखना ही पड़ेगा। बस ये टोमोग्राफी जरूर हम हटा सकते हैं, इसकी जरूरत हमें है नहीं जीएस में, ऑप्शनल में तो जरूरत है इसकी, लेकिन जीएस में हम नहीं भी लिखेंगे ये वाला वर्ड तो चलेगा। बाकी ये सारे शब्द जीएस में भी हमें लिखने हैं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल नहीं है क्योंकि ये एज इट इज हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं कि कैसे सिस्मिक वेव जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा पाती है, आंतरिक संरचना को समझा। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर, ऐसे कीवर्ड जो है वो हम एक लिस्ट बना लेंगे साइड पे रफ में। जनरली आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट होती है इधर एक खोपचा खाली होता है, एक लाइन होती है, इस तरफ खाली होता है, इधर भी खाली होता है, ये वाला पार्ट खाली, ये वाला पार्ट खाली। आप इस कीवर्ड, जनरली बच्चे कीवर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटे छोटे लिख लेते हैं, कोई बहुत बड़ा बड़ा प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई चेक नहीं करने वाला है इसको। बहुत छोटे छोटे, इवन दैट बच्चे शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस है, बच्चा जो है वो टाइम नहीं है उसके पास में और सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंस ऐसे करके लिख लेता है, उसको पता है कि ये शब्द पूरा मुझे आंसर में लिखना है। आप हिंदी में लिख रहे हो तो अप्रत्यक्ष
प्रमाण है, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कोई चेक नहीं करने वाला। अपना समय बचा सकते हो तो बचा सकते हो, बचा लो, उसमें कोई समस्या नहीं। बस हाँ, जब आंसर लिखो तब ऐसे मत लिखना, प्रॉपर आंसर में ऐसे ही शब्द जो है प्रॉपर आने चाहिए। जैसे नहीं कि शॉर्ट शॉर्ट में डॉट डॉट लगा करके लिख रहे हैं, हम डॉट डॉट लगा करके लिख सकते हैं, बट एक बार तो पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। एक बार आपने मान लीजिए वेव वेलोसिटी पूरा लिखा, ब्रैकेट में लिख लिया, इसको हम अब आगे से डब्ल्यू वी लिखेंगे, तो अब आगे आप डब्ल्यू वी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको पूरा वर्ड जो है वो लिखना होगा। वो हम और आगे समझेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ये पार्ट पूरा क्लियर होगा। हमने क्वेश्चन को समझा और अब हम क्वेश्चन की प्लानिंग कर रहे हैं, आंसर की प्लानिंग कर रहे हैं कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। और उसमें पहली प्लानिंग हमने करी कीवर्ड्स की, कि ये कीवर्ड्स, ये प्रमुख शब्द हमारे आंसर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, दो ही बच्चों का रिप्लाई आया सिर्फ, बाकी पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। तो कीवर्ड्स की हमने लिस्ट बनाई। अब हम बढ़ेंगे स्ट्रक्चर की तरफ, कि हम इस स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखने वाले। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? अर्थ का इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्टडी, उसके अध्ययन, और अध्ययन में सिस्मिक वेव्स का रोल, भूकंपीय तरंगों की भूमिका। ये हमारा क्वेश्चन की मेन डिमांड है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो 2 से 3 लाइन में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सिस्मिक वेव्स क्या होती है। बस क्या होती है इसके बारे में 2 से 3 लाइन ही दे सकते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड सिस्मिक वेव्स को समझाना नहीं है। तो सिस्मिक वेव्स होती क्या है ये हम थोड़ा सा समझा दें तो आगे हमारे लिए मेन बॉडी लिखना आसान हो जाएगा। मेन बॉडी में बार बार पी वेव्स का जिक्र आएगा, एस वेव्स का जिक्र आएगा, पी वेव का शेडो जोन कैसे बनता है, एस वेव का शेडो जोन कैसे बनता है, सब कुछ आएगा। तो हम इससे बढ़िया है कि पी वेव, एस वेव क्या होती है, या सिस्मिक वेव्स क्या होती है, भूकंपीय तरंगे क्या होती है, ये 1 लाइन 2 लाइन में निपटा दें। तो इंट्रोडक्शन हमारा जो होगा वो यहीं से शुरू हो जाएगा कि सिस्मिक वेव्स क्या होती, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, और अगर हम समझा पाए तो वाई दे आर यूजफुल। वो वाई दे आर यूजफुल के लिए हमने एक कीवर्ड जो है वो ऑलरेडी अभी अभी देखा था, इनडायरेक्ट एविडेंस, अप्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये एक अप्रत्यक्ष प्रमाण की तरह, इनडायरेक्ट एविडेंस की तरह काम करती है। ये हम अब प्लान करेंगे ऐसे। इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन लिखेंगे और उसका यूज क्या है, उसका उपयोग क्या है ये लिखेंगे, और उस उपयोग में हम वो इनडायरेक्ट एविडेंस वर्ड जो है वो यूज करेंगे। ये हमारी प्लानिंग चल रही है। देन मेन बॉडी की तरफ बढ़ेंगे, और मेन बॉडी के अंदर एक तो हम बात करेंगे इनकी मुख्य भूमिका क्या है, भूकंपीय तरंगों की मुख्य भूमिका, कोर रोल क्या है। ये परतीकरण करती है, मतलब अलग अलग परतों से जा सकती है, अलग अलग परतों से नहीं जा सकती है, वो बात हमें यहाँ पर समझानी है। इनकी अवस्था के अनुसार ये चीजें बदलती हैं। पी वेव जो है वो सॉलिड से जा सकती है, लिक्विड से जा सकती है, लेकिन एस वेव जो है वो सॉलिड से जा सकती है, लिक्विड से नहीं जा सकती है। तो ठोस और द्रव के अनुसार इनके गुण बदलते हैं, ये बात हमें यहाँ पर बतानी होगी। और पृथ्वी के अंदर भी लेयर्स ऐसी हैं जहाँ पर कुछ पार्ट ठोस है, कुछ पार्ट लिक्विड है, ये भी हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो भूकंपीय तरंगों के गुण और पृथ्वी के अंदर के गुण कैसे मैच हो रहे हैं, कैसे मिसमैच हो रहे हैं, ये हमें यहाँ पर बताना रहेगा। डिसकंटिन्यूटीज की बात करनी रहेगी, असांतत्यताओं की बात हमें करनी पड़ेगी। ये एग्जाम्पल से उदाहरण है और हम इनको मिस नहीं कर सकते हैं। डेंसिटी में वेरिएशन आता है, घनत्व में परिवर्तन आता है, ये बात हमें समझानी पड़ेगी। एंड शेडो जोन्स की बात जो है, छाया क्षेत्र की बात जो है वो हमें समझानी पड़ेगी। आप बोलोगे सर इसमें से कुछ वर्ड जो है वो पिछले कीवर्ड वाली लिस्ट से ही आ गए हैं। पिछली कीवर्ड वाली जो लिस्ट हमने बनाई उसमें भी हमने डिसकंटिन्यूटीज की बात करी थी, उसमें भी हमने शेडो जोन की बात करी थी, और यहाँ भी आप वही बात कर रहे हो, डिसकंटिन्यूटीज जो है, शेडो जोन जो है, वही शब्द वापस से लिख रहे हो। वहां हमने एग्जैक्ट शब्द लिखे थे, वही शब्द हमारे आंसर में एग्जैक्टली आने चाहिए। यहाँ हम क्या लिखेंगे ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें शेडो जोन होता क्या है ये समझाना है, हमें डिसकंटिन्यूटीज होती क्या है ये समझाना है। होता क्या है बेसिकली हम उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, उसकी लिस्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं कि हम यहाँ पर ये चीजें सोचें। ऐसा आपको लग सकता है कि सर ये अभी इतना सब कुछ हम कहाँ से सोच पाएंगे, कहाँ से कर पाएंगे, लेकिन आप 4-5 आंसर जब लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको ध्यान आने लगेगा कि इसके अंदर ये चीजें होती हैं, ये चीजें हमें यहाँ पर लिखनी होंगी। और
इवन दैट मैं आपको बता दूं, जब आप काफी सारे आंसर लिख चुके होंगे, काफी सारे 50 100 आंसर तक जब आप पहुंच चुके होंगे, तो आप इस पार्ट को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बनने लग जाएगा कि हाँ इंट्रोडक्शन में मैं ये लिखूंगा या लिखूंगी, मेन बॉडी में ये लिखूंगा, कंक्लूजन में ये लिखूंगा। ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक दिमाग में आने लग जाता है, तो हम इसको स्किप कर दे। बच्चा लिखता नहीं है फिर ऐसे, इस तरीके से लिखता नहीं है। बट अभी आप क्योंकि शुरुआत में हो, आप ऐसे लिखेंगे कि मेन बॉडी में हमें किन किन चीज़ों को छूना है, किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। कीवर्ड जरूर आज भी मतलब कोई भी टॉपर भी है जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो भी कीवर्ड की लिस्ट जरूर बनाता है, लेकिन ये चीजें वो छोड़ देते हैं। वो सीधा दिमाग में ही प्लान कर लेते हैं, हाँ इंट्रोडक्शन में ये होगा, मेन बॉडी में ये होगा। इवन दैट वो कीवर्ड्स ही प्लान उसी हिसाब से कर लेते हैं। कीवर्ड्स की जब लिस्ट बना रहे हैं, 2 पॉइंट मान लीजिए ऐसे लिखे, फिर 2.2 कीवर्ड ऐसे लिखे, 4 कीवर्ड ऐसे लिखे, फिर 1 कीवर्ड इस यहाँ पर लिखा, तो उनको पता है कि ये दोनों इंट्रोडक्शन में यूज करने, ये मेन बॉडी में यूज करने, कंक्लूजन में यूज करने। ये आगे धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे ही आप और ज्यादा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए इस तरीके की प्लानिंग करने लगोगे। बट फिलहाल आपको स्पीड पर फोकस नहीं करना है, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपको कंटेंट पर फोकस करना है, एक अच्छा आंसर लिखना है। तो हमें फिलहाल आपको ऐसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, प्लानिंग करके एक शब्द लिख लो उसके लिए। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, उससे जुड़े हुए जो भी 2-3 शब्द आप लिखना चाहते हो लिख लो। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, उससे जुड़ा हुआ एक आध शब्द लिख लो। कंक्लूजन वैसे आप उनको नहीं भी लिखोगे, मतलब यहाँ प्लानिंग में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लास्ट में हम कंक्लूजन जो है वो इस पर्टिकुलर में निष्कर्ष के रूप में ही आ सकता है, समरी टाइप में ही, निष्कर्ष के रूप में ही जो है कंक्लूजन आ सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो हम पहले से ही समझ जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हम जानते हैं किताबों से वही सब कुछ लिखना है, तो अलग से कुछ लिखना नहीं है। इसमें फ्यूचर में आगे की राह जैसा कुछ हो नहीं सकता है, इसमें कुछ अच्छा बुरा है नहीं, तो ऐसा कोई अलग स्पेशल कंक्लूजन यहाँ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा जो बात ऊपर समझाइए उसी की समरी, उसी का सारांश जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, वही हमारा कंक्लूजन होने वाला है। वो देखते ही धीरे धीरे समझ आने लगा, जब आप 10 20 50 क्वेश्चन करोगे देखते ही समझ आने लगेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका ऐसा कंक्लूजन लिखेंगे, तो आप प्लानिंग में उसको नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। हालांकि मैंने यहाँ पर अभी आपके लिए लिख दिया है, कंक्लूजन में आप जो है वो महत्व को और समझाने की कोशिश करेंगे कि इनका कितना महत्व है। मेन बॉडी में अभी एक चीज छूट रही है, दैट इज डायग्राम। मैं आपको लास्ट कई सारे सेशंस में ये बात समझा चुका हूँ कि डायग्राम जहां तक हो सके हमें मिस नहीं कर। कई बार ऐसा होता है 150 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशली उनमें ऐसा होता है कि हमें डायग्राम बनाने की जगह मिलती ही नहीं, तो छोटा बनाओ। पी वेव शेडो जोन, एस वेव शेडो जोन का डायग्राम यहाँ पर बहुत जरूरी है, उसके बिना हम बात को नहीं समझा सकते। तो पी वेव शेडो जोन, एस वेव शेडो जोन, अगर हमारे पास जगह कम बच रही है तो हम छोटा सा ही बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। वो बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो बहुत अच्छे से बात को समझा सकता है और बहुत बढ़िया मार्क्स दिला सकता है। 1 नंबर आधा नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा डायग्राम बनाने का ही। तो हम डायग्राम बढ़िया से बना लें। डायग्राम के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ डायग्राम बना दिया, अब इनमें से पी वेव कौन सी है पता ही नहीं चल रहा है, एस वेव कौन सी पता ही नहीं चल रहा, पी वेव का प्रॉपर मार्किंग हमने कर रखी हो, एस वेव का प्रॉपर नोमेनक्लेचर जो है वो हमने कर रखा हो, कैसे शेडो जोन बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, वो प्रॉपर नाम जो है वो वहाँ पर होने बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में हमने बना दिया सर, धमाधम बना दिया ऐसे ऐसे करके, ये पी वेव ऐसे जा रही है, पी वेव इधर भी ऐसे जा रही है, ये एस वेव जा रही है, फिर पी वेव जो है वो ऐसे ऐसे होकर के ऐसे जा रही है, यहाँ पर जो है वो शेडो जोन बन रहा है। हमने सिर्फ डायग्राम बना दिया, लिखा कुछ नहीं, ना इसका नाम लिखा कि ये एस वेव है, ना इसका नाम लिखा कि ये पी वेव है, ना इसका नाम लिखा कि ये मेंटल है, ना इसका नाम लिखा कि ये कोर है, ना इसका नाम लिखा कि ये पी वेव एस वेव शेडो जोन है, पी वेव शेडो जोन है, ना इसका नाम लिखा कि ये एस वेव शेडो जोन है। नामकरण हमने किया ही नहीं, सिर्फ लाइनें खींच दी, उससे काम नहीं चलेगा। नामकरण नोमेनक्लेचर होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, मैं इसलिए आपको आज ही पहले ही बता दे रहा हूँ। जनरली जल्दबाजी में बच्चा सिर्फ डायग्राम बना देता, नाम लिखना भूल जाता। आपको हमेशा आदत रखनी है, भले ही हम कितनी भी स्पीड से लिख रहे हो, नाम लिखना हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी। आंसर भी बाद में लिखा जाएगा। अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम बना के उसके अंदर नोमेनक्लेचर होना, उसका नामकरण होना बहुत जरूरी है। नहीं हुआ नामकरण, वो डायग्राम बनाना वेस्ट हो जाएगा, उससे तो बढ़िया नहीं बनाते अपन, क्योंकि फिर एग्जामिनर जो है वो चिढ़ जाने वाला है, और चिढ़ गया वो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी नहीं आता कि डायग्राम बनाया और इसमें नामकरण नहीं किया, नोमेनक्लेचर नहीं किया, ये क्या आईएएस बनेगा, चिढ़ जाएगा वो चिढ़ जो है उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो नोमेनक्लेचर होना हमेशा जरूरी है। तो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, पर्टिकुलरली यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें पी वेव, एस वेव, शेडो जोन की जरूरत है, तो वो डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। इवन दैट हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर जो डिसकंटिन्यूटीज बना दी है हमें, अगला जो पार्ट है दैट इज द एग्जांपल, उदाहरण, और उदाहरण में हमें
मोहो डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ये सब जो है वो दिखानी है हमें। अगर जगह मिल रही हो तो इसको भी डायग्राम से दिखाएंगे, नहीं मिल रही क्योंकि 150 वर्ड्स में जगह की कमी रहती है, तो अगर जगह नहीं मिल रही तो इसका नहीं बनाएंगे हम, लेकिन इसका तो बनाएंगे। एक डायग्राम तो कम से कम होगा ही होगा। अगर हमें स्पेस मिल पा रहा, छोटा सा भी स्पेस मिल पा रहा है, छोटा सा ही कहीं ऐसा बना पाए कि कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, वो अगर हम छोटा सा डायग्राम भी बना पाए तो कोशिश करनी चाहिए कि जरूर बनाए। नहीं मिल रही जगह तो ठीक है, ये वाला स्किप करेंगे, ये वाला तो बनाना ही बना, क्योंकि यही चीज जो है वो क्वेश्चन की डिमांड को पूरी करेगी कि भूकंपीय तरंगे आंतरिक संरचना को कैसे समझाती है। तो ये इसका रोल बड़ा है। प्रायोरिटी पे ये डायग्राम है, सेकंड नंबर प्रायोरिटी पे ये डायग्राम। जगह है तो दोनों बनाएंगे, जगह नहीं है तो ये डायग्राम तो हमें बनाना ही बनाना। और देन हम बढ़ेंगे कंक्लूजन की तरफ, निष्कर्ष की तरफ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कोई विशेष कंक्लूजन नहीं हो सकता, कोई विशेष बात नहीं हो सकती कि भविष्य में और कुछ बढ़िया होगा, आगे की राह, वे फॉरवर्ड जैसा कुछ हम लिख सकें, या कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, पॉजिटिव नोट की तरफ लेके जाएं कि कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। यहाँ कुछ बढ़िया हो ही नहीं सकता है, यहाँ कुछ बढ़िया जैसा कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर हम इनका जो महत्व है उसी को फिर से बढ़ा करके, इसके महत्व को बताते हुए एक सारांश की तरह, समरी की तरह एक कंक्लूजन जो है वो लिख, ये हमारी प्लानिंग होगी। इतनी प्लानिंग हमें करनी होगी। फिर से बताता हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा क्वेश्चन की रीडिंग करना, सेकंड स्टेप होगा क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से धीरे धीरे पढ़ते हुए उसकी हर एक डिमांड को समझना, जिसके लिए हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने में पहली चीज होगी हम डायरेक्टिव वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। सेकंड स्टेप होगा क्वेश्चन किस पार्ट से है उसको अंडरलाइन करेंगे। तीसरा स्टेप होगा उस टॉपिक या उस पार्ट का कौन सा एस्पेक्ट हमसे पूछा गया है। इन तीन चीजों को हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे ही करेंगे। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हमने इसको अंडरलाइन किया। दूसरी चीज पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन किया। तीसरी चीज उसमें से भी क्या पूछा गया है, भूकंपीय तरंगों की भूमिका पूछी गई है, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे, इसके लिए हमें 10 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, हम देंगे, क्योंकि अगर हम डिमांड ही नहीं समझ पाए तो आगे कुछ भी सही नहीं होने वाला है। इसलिए डिमांड को समझना हमारे लिए जरूरी है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब आप इस डिमांड को समझने जा रहे हो, आपको 1-1 मिनट भी लग सकता है, पर कोई समस्या नहीं है। जब आप इसे 50 क्वेश्चन कर चुके होंगे, 50 क्वेश्चन की डिमांड को समझ चुके होंगे, आप ऑटोमेटिकली ये काम फास्ट कर पाएंगे। मैंने पिछले क्लास में ये आपको होमवर्क दिया भी था, हालांकि कुछ बच्चों का कमेंट आया कि हमने किया है सर, तो वो हमें करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पर ये चीज अप्लाई करके देखिए, क्या पूछा है उसको समझने की कोशिश करिए। बाद का काम बाद में कर लेंगे, लेकिन क्या पूछा है इसको समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ये सबसे पहला स्टेप। देन सेकंड स्टेप होगा हम उसके लिए प्लानिंग करें। प्लानिंग में 2 चीजें करनी है। पहला है कीवर्ड, हमें इसके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, हम उस पूरे कीवर्ड्स को प्लान करेंगे, लिख लेंगे, साइड पे लिख लेंगे। सेकंड होगा स्ट्रक्चर, इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। ये प्लानिंग कर लेने के बाद में अब हम बढ़ेंगे आंसर लिखने की तरफ। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सबसे पहले परिचय हम लिखेंगे, और जैसा हमने प्लान किया कि इंट्रोडक्शन में हम एक डेफिनेशन वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, परिभाषा से स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ वो इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में, जो सिस्मिक वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, भूकंपीय तरंगों की परिभाषा से, और वो कैसे आंतरिक संरचना को समझने में हेल्प करती है उस पॉइंट के साथ में कनेक्ट करेंगे। जब हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जो सेशन मैंने आपके लिए लिया था, वहाँ मैंने आपको सिखाया था कि इंट्रोडक्शन जो है वो जनरली क्या चीज़ है उसके बारे में बात करता है, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझाने की कोशिश करता है, और कनेक्ट करता है, कॉन्सेप्ट प्लस कनेक्ट। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है डेफिनेशन से हम समझा देंगे, कनेक्ट करेगा ये मेन बॉडी के साथ में, मुख्य भाग के साथ में। हमें ऐसा कोई हेडिंग कभी भी आंसर में नहीं डालना होता है, मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखा है, परिचय या इंट्रोडक्शन नाम का। हम जब भी आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर ऐसा कोई हेडिंग नहीं होगा, जस्ट जहां पर भी इंट्रोडक्शन खत्म होगा और मेन बॉडी स्टार्ट होगी, पैराग्राफ चेंज होगा। मेन बॉडी जहां खत्म होगी और कंक्लूजन जहां स्टार्ट होगा, पैराग्राफ चेंज होगा। वहां कोई हेडिंग अलग से इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी या कंक्लूजन जैसा नहीं आने वाला। ये बात मैं पहले ही समझा देता हूँ, हालांकि मैं हर क्लास में समझाता हूँ, फिर भी कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। आंसर लिखने में हमें ऐसी कोई हेडिंग नहीं डालनी, भले ही ये इंट्रोडक्शन है लेकिन इसकी हेडिंग की जरूरत नहीं है, हमें ऐसी स्पेशली कोई हेडिंग यहाँ पर नहीं डालनी। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे सिस्मिक वेव्स आर द मोस्ट रिलायबल इनडायरेक्ट टूल। हमने इनडायरेक्ट टूल, इनडायरेक्ट वर्ड जो है वो हमने यूज किया था, इनडायरेक्ट एविडेंस, हम इसको हाईलाइट भी कर देंगे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
इनडायरेक्ट टूल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स इंटीरियर। वेरिएशन इन देयर वेलोसिटी, रिफ्रैक्शन एंड एटीन्यूएशन patterns reveal changes in density, composition and physical state with depth, forming the scientific basis of internal earth models। हम चाहें तो ये वाला पार्ट जो है, ये इतना पार्ट जो अभी आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट आप मेन बॉडी की तरफ भी ले जा सकते हो। इंट्रोडक्शन में काउंट करो, मतलब यहाँ आपको इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना। पैराग्राफ चेंज होते ही ऑटोमेटिकली ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये मेन बॉडी हो। मैं यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन है, फिर आगे जो बताऊंगा वो मेन बॉडी होगी। हमें सिर्फ पैराग्राफ चेंज करना है, ऑटोमेटिकली इंट्रोडक्शन मेन बॉडी अलग हो चुकी होती। भले हम पॉइंट्स में भी लिख रहे हैं तब भी पॉइंट चेंज होते ही, पैराग्राफ चेंज होते ही, एक सब हेडिंग चेंज होते ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। राइट, तो हमने इस प्रकार का भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने के लिए सबसे विश्वसनीय अप्रत्यक्ष उपकरण है, ये हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। मोस्ट रिलायबल इनडायरेक्ट टूल्स अंडरलाइन किया। उनके किस किस में चेंज आता है? वेग में, वेलोसिटी में, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और क्षीणन पैटर्न, एटीन्यूएशन पैटर्न, इन सब में परिवर्तन जो आता है उससे गहराई के साथ घनत्व, संरचना और भौतिक अवस्था में परिवर्तन ये दर्शा पाती है। घनत्व में क्या चेंज आ रहे हैं, भौतिक अवस्थाओं में कौन सा लेयर जो है वो सॉलिड स्टेट में, कौन सी लेयर लिक्विड स्टेट में है, ये सब ये हमें बता पाती है। उस पार्ट को हमने अंडरलाइन किया कि ये चीजें सब समझा पाती है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारी इतनी ज्यादा चीजों को समझने में हेल्प कर पाती है। अब कैसे हेल्प कर पाती है ये हम मेन बॉडी में समझाएंगे, मुख्य भाग में समझाएंगे, वही हमारे क्वेश्चन की मेन डिमांड भी है। तो हम मेन बॉडी की तरफ पढ़ेंगे। पी वेव्स ट्रैवल थ्रू दी सॉलिड्स, यहाँ पर हम पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में इतनी सी बात बताएंगे कि पी वेव्स जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से फ्लो कर सकती है। हमने इनको अंडरलाइन भी कर दिया कि पी वेव्स सॉलिड एंड लिक्विड। एस वेव्स थ्रू सॉलिड्स ओनली, केवल ठोस से ही गति कर सकती, जिसकी कि एस वेव्स जो है वो 105 डिग्री के बाद में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। ये हमने डायग्राम बनाया, पी वेव शेडो जोन। यहाँ पर हम एक लाइन जरूर लिखेंगे, मतलब यहाँ पर जहां पर भी सेंटेंस में फिट हो सके, एज शॉन इन फिगर। As shown in figure, the absence of S waves beyond 105 degree confirms a liquid outer core. P तरंगे ठोस और द्रव दोनों में से होकर गुजरती हैं, जबकि S तरंगे केवल ठोस और द्रव में से होकर गुजरती हैं। 105 डिग्री से आगे, यहाँ 105 डिग्री से आगे इससे पहले हम लिखेंगे चित्र में दर्शाए अनुसार। हम जब भी लिख रहे हैं, मैं पहले डायग्राम के लिए आपके साथ में बात कर चुका हूँ। ये अगर हमारा पेज है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, डायग्राम हमारा इस तरफ बनेगा। कोशिश ये रहेगी जो डायग्राम में जो हम बात समझाना चाह रहे हैं वो इसके सामने हो। पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि डायग्राम और ये लिखा हुआ जो पार्ट है वो एकदम सामने सामने हो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, किसी जगह पर हमें समस्या आ रही, मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं, अब यहाँ डायग्राम बनाने जितनी जगह नहीं, डायग्राम तो अगले पेज पर ही जाने वाला है, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, डायग्राम बाद में बनेगा। टेक्स्ट पहले आएगा, जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं उस डायग्राम की हेल्प से वो पहले लिखा जाएगा, फिर डायग्राम आएगा। आपने आज दिन तक कभी एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा कि डायग्राम पहले बन जाए और फिर उसको समझाया जाए, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो हमेशा या कोशिश, पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि जो कुछ लिखा जा रहा है उसके सामने ही डायग्राम, पहली कोशिश तो हमारी यही रहेगी। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, जगह की कमी है, कुछ समस्या आ रही है, तो फिर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद डायग्राम को बनाया जाएगा। तो हम जैसे ये लिखा हुआ एग्जैक्टली उसकी अगर मैं कॉपी बनाऊं या एक इमेज बनाए अपन, ये कुछ लिख रहे हैं और ये सामने के सामने डायग्राम, इस तरीके से हमें लिखना है। तो कोशिश रहे डायग्राम राइट साइड में रहे। राइट साइड में रहने पर डायग्राम के दिखने के चांसेस ज्यादा बने रहते, आदमी को जो है वो प्रॉपर दिखेगा। लेफ्ट साइड में हम टेक्स्ट लिखते जाएं, राइट साइड में जो है डायग्राम हम बनाते जाएं, उससे सामने वाले को डायग्राम सही जगह पर, सही स्थिति में दिखाई देगा। अच्छा डायग्राम सही जगह पर, और उसके साथ में उसका सही डिस्क्रिप्शन, डायग्राम के साथ में जो कुछ भी हमें बताना है वो सही डिस्क्रिप्शन उसके सामने होगा। बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर इंप्रेस होता है। इसने एकदम मेरा काम सरल बना दिया, मुझे अलग से नहीं देखना पड़ रहा है, लिख कहीं और रहा है, डायग्राम कहीं और बना रहा है, वो नौबत ना आए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जब नहीं ऑप्शन है, कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो फिर हम पहले टेक्स्ट लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाते ही एग्जामिनर इंप्रेस होगा, ये बात तय है। टूटा फूटा कैसा भी बनाए हम,
लेकिन बनाएं और उसका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर करें। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, नॉमेनक्लेचर होना जरूरी है। अगर हम पी वेव शेडो जोन, एस वेव शेडो जोन बना रहे हैं, ये पूरा डायग्राम बना रहे हैं, तो इसमें से पी वेव्स कौन सी, एस वेव कौन सी है, ये जो है वो कोर है, सॉरी मेंटल है, फिर अंदर कोर है, ये सब कुछ दिखाना, कहाँ कहाँ शेडो जोन बन रहा है वो प्रॉपर नाम लिखना। ये 105 डिग्री है, ये 145 डिग्री है, फिर ये पूरा एक शेडो जोन है जिसको हम पी वेव शेडो जोन कहते हैं, पी तरंग छाया क्षेत्र कहते हैं। ये सब कुछ उस डायग्राम में लिखा होना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, वो सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमने लिखा कि 105 डिग्री पर एस वेव्स का नहीं मिलना, 105 डिग्री के बाद इधर भी 105 डिग्री के बाद एस वेव्स का नहीं मिलना। ये लिक्विड आउटर कोर को जो है वो दिखाता है, बाहरी कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, तरल अवस्था में है, इस बात को ये कंफर्म करता है। हम जा करके तो देख नहीं पाए, लेकिन एस वेव्स के शेडो जोन के पैटर्न की वजह से, उसका पैटर्न कैसा बन रहा है उसकी वजह से हम ये समझ पा रहे हैं। ये बात हम यहाँ पर समझा रहे हैं। पी वेव शेडो जोन 105 से 145 डिग्री के बीच में हमें दिखाई दे रहा है, जहां पर की डेंसिटी का कॉन्ट्रास्ट है, घनत्व में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। घनत्व में परिवर्तन यानी वही सॉलिड लिक्विड वाला गेम चल रहा है, सॉलिड और लिक्विड का चेंजेस जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें ये पार्ट दिखाई दे रहा है। और हम इसी के साथ में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को कनेक्ट कर देते हैं। हमें अलग से लिखना पड़े, इतनी स्पेस नहीं है, 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। हम इसी बात के साथ में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को जोड़ चुके हैं कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग असांतत्यता पर एक तीव्र घनत्व विपरीतता दिखाई देती है या दर्शाती है। ये बात हम यहाँ पर लिख लेंगे। देन वेव रिफ्रैक्शन जो है, वेव में रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, जिससे कि बहुत सारी प्रकार की डिसकंटिन्यूटीज हमें मिलती है। हमने पहले कीवर्ड्स में ये बात नोट कर ली, जो स्ट्रक्चर सोचा था उसमें भी ये बात नोट करी कि एग्जाम्पल्स आने चाहिए, उदाहरण आने चाहिए, उदाहरणों का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। यहाँ पर हम उदाहरण जो है वो लिख रहे हैं, वो गुटेनबर्ग, लेहमान, ऐसी बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज हमें देखने को मिलती है। इन्हीं की हेल्प से हम लो वेलोसिटी जोन को समझ पाते हैं, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल को समझ पाते हैं, लो वेलोसिटी जोन जिसको हम कहते हैं निम्न वेग क्षेत्र कहते हैं, उसको हम समझ पाते हैं। तो उसके बारे में हमने एक पॉइंट लिख लिया कि ट्रैवल टाइम जो है उन वेव्स को ट्रैवल करने में, गति करने में कितना समय लग रहा है, उससे हमें पता चलता है कि इनकी स्पीड यहाँ पर कम हो गई, इनकी स्पीड यहाँ पर बढ़ जाती है। तो लो वेलोसिटी जोन एस्थेनोस्फीयर में ट्रैवल टाइम कर्व जो है वो अलग प्रकार का आता है, स्लो आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रैवल टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगता है। अब हिंदी में जिसको हम बोलते हैं यात्रा समय जो है वो कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, सॉरी। तो उससे हमें समझ आता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कम है। नेक्स्ट हमें कुछ एविडेंसेस बताने हैं। एविडेंसेस में हम बताएंगे सिस्मिक टोमोग्राफी। सिस्मिक टोमोग्राफी, भूकंपीय टोमोग्राफी मेंटल की संरचना का 3D स्ट्रक्चर बनाता है, और वो 3D स्ट्रक्चर से हम कहाँ कौन सी प्लेट सबडक्ट कर रही है, कहाँ कौन सी प्लेट जो है वो मेंटल प्लम के नीचे है यानी डाइवर्ज कर रही है, ये सब हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और उसमें सिस्मिक टोमोग्राफी जो है वो हमारी सहायता करती है। हम मान लीजिए इतना लंबा चौड़ा नहीं समझा पा रहे, जगह की कमी है, तब भी हम इतना तो लिख ही सकते हैं, सिस्मिक टोमोग्राफी जो है वो 3D इमेजेस मेंटल के स्ट्रक्चर की हमें प्रोवाइड कर पाती है। हम ये बात नहीं भी समझा पा रहे, इतना पार्ट नहीं भी लिख पा रहे, तो कोई बात नहीं, बट इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा। हिंदी में भी भूकंपीय टोमोग्राफी मेंटल संरचना के 3D चित्र प्रदान करती है। अगर हम इससे आगे नहीं भी लिख पाए तो यहाँ पर इतनी सी बात तो हमें लिखनी पड़ेगी। ये नाम हमारे आंसर में होना चाहिए, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। कई बार कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हो, जैसे पर्टिकुलर ये इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है हमें, तो हम इसको ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं। अंडरलाइन करने पे भी क्या पता वो देखना चूक जाए, तो हम प्रॉपर उसका बॉक्स बना सकते हैं, जिससे कि वो एग्जामिनर को देखना ही देखना है, उसको वहां पर नजर जानी ही जानी चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पर बॉक्स भी बना सकते हैं। सिर्फ अंडरलाइन से काम ना चले तो हम बॉक्स भी बना सकते हैं। एंड देन रिफ्रैक्शन ऑफ पी वेव्स कंफर्म्स अ सॉलिड इनर कोर। जो पी तरंगे हैं उनका अपवर्तन जो होता है उससे एक ठोस आंतरिक कोर की पुष्टि होती है। ये सब कुछ हमने समझा दिया। डायग्राम हमने साइड में बना ही रखा है, मतलब मेरे यहाँ पे पेज चेंज हो गया इसलिए आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। इसी के नीचे हम और लिखते जा रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं तो इस तरफ लिख रहे हैं, इधर डायग्राम है, साथ साथ में हम लिखते जा रहे हैं। इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो इस तरफ लिखते जा रहे हैं, और यहाँ पर डायग्राम है उसके साथ में ये सब चीज़ें हम लिखते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार से एक आंसर जो है वो हमारा यहाँ पर बन जाए। लास्ट बढ़ेंगे कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन 1 से 2 लाइन का स्कोप हमारे पास बचा है, तो वहां पर हम लिखेंगे Thus, seismic waves remain the foundation for reconstructing Earth's layered structure and dynamics, offering the most precise insights into the crust, mantle and core.
इस प्रकार भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की स्तरित संरचना और गतिशीलता के पुनर्निर्माण का आधार बनी हुई हैं, जो भूपर्पटी, मेंटल और कोर के बारे में सबसे सटीक जानकारी प्रदान करती है। इस प्रकार का एक कंक्लूजन, वही जो हमने ऊपर लिखा है वही वापस बात यहीं लिखनी, और छोटा भी हम इसको कर सकते हैं, जगह की कमी है तो एक लाइन में भी इसको निपटा सकते हैं। इस प्रकार का एक कंक्लूजन, निष्कर्ष हम यहाँ पर लिखें। अब बात क्लियर होगी पूरी तरीके से हमने क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है और किस प्रकार से इसका आंसर हमने लिखा है। अब मेन चीज जो है वो अब आपके लिए है। अब बच्चा क्या करता है जनरली, मैंने ये जो आंसर दिया, अब आपको लोगों को पीडीएफ तो मिलेगी ही, तो बच्चा क्या करेगा, आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको एज इट इज उतार लेंगे। एज इट इज सर ने ऐसा इंट्रोडक्शन लिखा था, सर ने ऐसी मेन बॉडी लिखी थी, बताया था ऐसे डायग्राम बनाना, डायग्राम भी बना लेंगे और कंक्लूजन लिख लेंगे, निष्कर्ष लिख लेंगे और सोचेंगे हमारी आंसर राइटिंग हो गई। अगर आप यहीं अटक जाओगे तो आपकी आंसर राइटिंग नहीं होगी। आपको ये आंसर जो मैंने लिखा है वो आपको नहीं लिखना है। ये आंसर जो मैंने लिखा है ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है। अब आपको खुद आंसर लिखना है। या चलिए एक काम करते हैं, अगले 5 आंसर आप एज इट इज उतार सकते हैं। थोड़ा सा ये मैं रियायत दे देता हूँ। जो बच्चे बहुत मतलब सर हमने तो पहली बार ही, आज ही पहली बार हम आंसर राइटिंग की तरफ बढ़े हैं, हमें कुछ अता पता ही नहीं है, तो आप अगले 5 आंसर आज का मिला करके, आज तो मैंने एक आंसर आपको दे ही दिया है, अगले 4 सेशन और होंगे, उनके 4 जो आंसर होंगे वो आप एज इट इज उतार सकते हो। लेकिन 5वें आंसर के बाद जो छठा आंसर आप लिखोगे वो खुद ही लिखना है। जब तक खुद लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, इधर से उधर से टापा टापी करोगे, आप आंसर राइटिंग नहीं सीख पाओगे। और नहीं सीख पाओगे वहां कैसे लिखोगे, वहां लिखने के लिए वहां आपके सामने टापा टापी करने का कोई ऑप्शन नहीं है, खुद ही लिखना है। और जब आप हमेशा से टापा टापी करते रहो, इधर से देख के इधर लिखते रहे हो, वहां आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। वहां आंसर राइटिंग के दौरान, एग्जाम हॉल में आंसर राइटिंग के दौरान एक बढ़िया आंसर आप लिख पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारे आंसर्स देखें, उनसे आइडिया लें, इसने किस बात को कैसे लिखा, इसने किस बात को कैसे लिखा, लेकिन लिखना अपने मन से। जो बच्चा अपने मन से लिखेगा वही मार्क्स लेकर के आएगा। जो बच्चा एज इट इज़ किताब की लैंग्वेज यूज़ करेगा वो मार्क्स नहीं लाएगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूँ। अपनी खुद की भाषा होना, अपनी खुद की शैली होना ज़रूरी। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आज से ही खुद का आंसर लिखना स्टार्ट करो। आज भी इसको टिपना मत, खुद ही लिखना। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर समस्या आती है, हम अभी इतना नहीं सोच पाते, तो अगले 5 आंसर तक मैं आपको रियायत दे रहा हूँ कि अगले 5 आंसर तक आप इसको एज इट इज उतार सकते हैं। समझते हो उतारना, एज इट इज उतारना मतलब हमेशा नकल करते आए हो वैसे मत करना कि हम टीवी देखते जा रहे हो, इधर देखते जा रहे, लिखते जा रहे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, हमें कुछ अता पता ही नहीं है, हम उधर फोन देखते जा रहे, टीवी देखते जा रहे, रील्स देखते जा रहे और काम कर रहे हैं, वैसे मत करना। क्या कौन सा शब्द कहाँ क्यों लिखा गया, किसको अंडरलाइन किया गया, इसको देखते हुए, सीखने की कोशिश करते हुए उसको लिख लेना। भले ही लिख लेना, अगले 5 आंसर लिख लेना, लेकिन छठे आंसर से आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप यूपीएससी की दुनिया में आगे नहीं बढ़ोगे, स्पेशली आंसर राइटिंग मेंस की दुनिया में आगे नहीं बढ़ोगे। खुद ही लिखने का प्रयास हमें करना होगा। अपनी लैंग्वेज में लिखूंगी, ठीक है। हाल से स्टार्ट करने और एंड करने में ज़्यादा सोचना पड़ता है। स्टार्ट करने में, आज वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो स्टार्ट करने में हम जो है सिंपल से डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत। सिंपल क्वेश्चन है आज वाला क्वेश्चन, मैं बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन लेके आया ताकि हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सके। जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था उसको भी समझ सके, कैसे लिखे, सब सारी बातें जो है वो हम समझ सके। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन की डिमांड समझना, अलग अलग तरीके से समझना, सबका इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा।
कंक्लूजन कंक्लूजन में आती है दिक्कत। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर बच्चों को कंक्लूजन में दिक्कत आती है, इंट्रोडक्शन में फिर भी कम आती है, कंक्लूजन में ज़्यादा दिक्कत आती है। हम बहुत सारे आंसर्स लिखेंगे अभी, तो धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और आइडियाज़ मिलते जाएंगे। मैं सारे आइडियाज़ एक ही क्लास में दे दूँ तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर से निकल जाएगा। धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम एक साथ सारी चीज़ें कर पाएंगे। हालांकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, जब हमने कंक्लूजन का पूरा एक सेशन किया था, इंट्रोडक्शन का पूरा एक सेशन किया था, मेन बॉडी का एक सेशन किया था, वहाँ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो आज से पहले जितने भी सेशन हुए ना उनको बार बार देखते रहो और नया सीखने को मिलेगा आपको, ये बात मैं गारंटीड कह रहा हूँ। क्योंकि वहाँ जब आपने पहली बार देखा था ना बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आई होंगी, लेकिन जब आप अब आंसर राइटिंग करने लगे हो उनको बार बार देखोगे, फिर से देखोगे, आप वहाँ से बहुत कुछ और नया सीख पाओगे, नई चीज़ें देख पाओगे और उन चीज़ों को अप्लाई करोगे। किसी ने आंसर लिखा, कैसे लिखा, टॉपर्स कॉपीज मिल जाती, मैं भी आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ में, कुछ आंसर लिखने के बाद हम डिस्कस करेंगे। आपको भी मिल जाएगी, आप नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाती बहुत सारी, सीधा डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। वहाँ से कुछ डाउनलोड कर लो, वहाँ से सीखो, अलग अलग सब्जेक्ट की सीखो। आंसर राइटिंग तो आप यहाँ सीख ही रहे हो, लेकिन आप पर्टिकुलरली हम यहाँ पर सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल या ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन मान लीजिए हम इस बात को पॉलिटी में कैसे अप्लाई करें, इन सब चीज़ों, ये नियम जो है वो यही रहने वाले, यही सारी बातें वहाँ पर भी लागू होने वाली, जो बेसिक्स हैं वो यही रहने वाले। तो पॉलिटी में कैसे लागू करें, हिस्ट्री में कैसे लागू करें, साइंस एंड टेक में कैसे लागू करें, वो आप टॉपर्स की कॉपीज जो है उनको डाउनलोड करके देख सकते हो, उन्होंने कैसे अप्लाई किया, कैसे उसका आंसर लिखा, आप सीख जाओगे। यहाँ अगर क्लास में प्रॉपर सीख रहे हो तो वो सारी चीज़ें फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इनको लागू करना सीख जाओ। सर कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे दीजिए, आपको दिखाएंगे लिखकर। हाँ ये कि भी काम करेंगे, पर मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो है वो मैं ही आपको बताऊं, उसके बाद छठे से मैं ये काम स्टार्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, 2-3 आपको दूंगा, फिर एक क्वेश्चन यहाँ क्लास में डिस्कस होगा, 2-3 आपको दिए जाएंगे। इवन दैट मैं आज का क्वेश्चन भी आपको दे रहा, आप लिखिए इसको खुद की लैंग्वेज में, मेरा देख करके नहीं लिखना, खुद की लैंग्वेज में लिखिए। दिक्कत आए तो फिलहाल अगले 5 क्वेश्चन में ये रियायत आपके लिए है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि सर ने कंक्लूजन में किन किन शब्दों का उपयोग किया था, कैसे लिखा था, या मेन बॉडी में क्या क्या लिखा था जो हम नहीं सोच पा रहे हैं वैसे कैसे लिखा था। पहले खुद लिखिए, फिर इससे कंपेयर करिए, फिर खुद लिखिए, फिर इससे कंपेयर करिए, फिर खुद लिखिए, फिर इससे कंपेयर करिए, टॉपर्स से कंपेयर करिए। टॉपर्स की कॉपीज जैसा मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई टॉपर्स की कॉपीज में मिल जाएगा, ज्योग्राफी वाले जो उन्होंने मॉक टेस्ट दिए होते हैं उसमें मिल जाएगा। वहाँ देखिए उन्होंने किस तरीके से लिखा, डायग्राम किस तरीके से बनाया, कहाँ बनाया, क्या क्या लिखा उसमें, डायग्राम में किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करा, ये सब बेसिक बारीक बारीक चीज़ें उनसे सीखिए। तापना नहीं है, बस मैं यही चीज़ समझाना कि मेन चीज़ जो मेरी कोशिश है वो यही है। हाँ उसने किया था, हमने भी कर दिया, इसमें कुछ नहीं सीखा आपने। एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया था, हमने भी बना दिया, सर ने क्लास में डायग्राम बनाया था, हमने भी बना दिया, इससे आपने कुछ नहीं सीखा। जो सीखने वाली बारीक चीज़ें हैं कि यहाँ ये डायग्राम क्यों बनाया गया, एग्जैक्ट किस लोकेशन पर बनाया गया, इस डायग्राम में किन किन चीजों को मेंशन किया गया, किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया गया, इंट्रोडक्शन में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया, मेन बॉडी में क्या क्या चीजें लिखी गई, क्या क्या चीजें स्किप करी, जो हमने जबरदस्ती लिख दी थी, जगह भर दी थी, जो यहाँ पर स्किप करी गई, कंक्लूजन जो है वो किस तरीके से लिखा गया। सीखने की कोशिश करो, एज इट इज लिखने की कोशिश मत करो। 1, 2, 20, 50 आंसर जब आप ऐसे देख लोगे, खुद के अंदर बहुत सारे आइडियाज डेवलप होने लग जाएंगे कि हाँ कंक्लूजन ऐसे लिखा जा सकता है, इंट्रोडक्शन में ये चीजें लिखी जा सकती है, डायग्राम इस तरीके से बनाया जा सकता है, एग्जाम्पल्स को ऐसे लिखा जा सकता है। बहुत सारे आइडियाज खुद के डेवलप होने लगे, समय लगेगा, आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। हम बचपन से पिछले 20-22 सालों से नहीं सीख पाए, तो आज एकदम से तो नहीं सीख जाएंगे, समय लगेगा, थोड़ा सा महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा, लेकिन हम ये कर लेंगे। प्रैक्टिस आप लगातार बने रहोगे तो ऑटोमेटिकली, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। तो अभी तो मैं आपको अलग से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन अगले जो हम करेंगे, मतलब आज वाला मिला करके 5, अब अगले 4 जो और हम करेंगे, तब तक मैं आपको अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो मैं कराऊंगा वो तो आपको लिखना ही है, लिखना मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ऐसे देख देख के नहीं लिखना है, प्लस कुछ और क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। फिर थोड़ी संख्या बढ़ा दूंगा, स्टार्टिंग में मैं 2 या 3 ही दूंगा, बाद में हम और संख्या बढ़ा देंगे, एक क्लास में मैं एक डिस्कस करूंगा, 5 आपको लिखने को दूंगा। ऐसे हम धीरे 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 अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे, समय भी बढ़ाएंगे, सब कुछ जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। राइट? तो आज का सेशन मजा आया होगा, समझ आई होगी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच हमारी होनी चाहिए।
ठीक है, तो एक और चीज जो हमेशा आपको करते रहनी है, अपना आंसर लिखिए, कंपेयर करिए, किसी से भी तुलना करिए। आपने खुद ने लिखा, मैंने जो आपको प्रोवाइड किया उससे कंपेयर करिए। किसी टॉपर का कुछ मिल गया, ऐसा कई बार होता है, जिससे टॉपर्स की कॉपीज मिलती है, मैं भी आगे दूंगा आपको। टॉपर की कॉपी मिल गई, उसने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा, आप उसका आंसर मत देखिए, सिर्फ क्वेश्चन देखिए किस क्वेश्चन का आंसर लिखा। आप उस क्वेश्चन को अपने पेपर में नोट करिए, अपने कागज पे लिखिए, उसका एक आंसर लिख डालिए। अब आपने जो आंसर लिखा और उसने जो आंसर लिखा उसको कंपेयर कर, बस, और कुछ नहीं करना। आप बहुत कुछ सीख जाओगे, सिर्फ इतने से कंपैरिजन से बहुत कुछ सीख जाओगे कि हाँ मैंने ये शब्द लिखा था, ये शब्द नहीं लिखा था, हम जबरदस्ती जो है उससे भटक गए, ये तो नहीं भटका, इसने एकदम सही लिखा, इसने इस भारी भरकम शब्द का उपयोग किया, इसको अंडरलाइन किया, हमारे आंसर में वो शब्द है ही नहीं। ये कंपैरिजन करने पे बहुत कुछ आप लर्निंग करोगे, बट थोड़े समय बाद करना। कम से कम 5 से 10 आंसर आपने लिख लिए हो, कम से कम 10 आंसर तो हो ही गए हो, तभी करना। अभी आपको इतना आता भी नहीं है, तो और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। तो 10 एक क्वेश्चन कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। फिर आप टॉपर से भी कंपेयर करिए, तो आपकी लर्निंग और फास्ट हो जाएगी। जो आप 100 क्वेश्चन लिखने के बाद सीखोगे, वो टॉपर की कॉपी से कंपेयर करने पे आप 10 कॉपी में ही, या 10 आंसर में ही, या 20 आंसर में ही सीखने लगते हो। बट हाँ, अभी स्टार्टिंग में मत करना, वरना आपको भारी लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उसने बहुत कुछ अच्छा तगड़ा लिख दिया हो और आप एकदम डिप्रेशन में आ जाओ कि हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे लिखे क्या कर। थोड़े बहुत अपने लिखो पहले आंसर, 10-20 आंसर अपने लिखो, फिर टॉपर से कंपेयर करना, तो आपकी लर्निंग और फास्ट हो जाएगी। हम भी क्लास में भी बात करेंगे, क्लास में भी इसके बारे में चर्चा होगी। चैट जीपीटी से चेक करा सकते हैं, रेट करा सकते हैं, चैट जीपीटी से करा सकते हैं, लेकिन जितने भी एआई हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी आंसर आपको पकड़ा देगा। तो जब भी इस तरीके का एनालिसिस करने वाली जो बात होती है ना, वो आपको कुछ भी पकड़ा देगा, तो कोई भरोसा नहीं कर सकता। उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हम, लेकिन जब आपने इस तरीके की चीज़ें उसको दी, वो कुछ भी आंसर पकड़ाएगा। जनरेटिव एआई की ये अभी फिलहाल सबसे बड़ी कमी है, हो सकता है भविष्य में सुधर जाएगी, बट अभी तो फिलहाल ये सबसे बड़ी कमी है कि आप जब उनको कुछ पूछने जाओगे, कुछ भी कहानी पिला देगा, कुछ भी। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, कुछ भी डेटा ला करके पकड़ा देता है। 2-3 बार तो मैंने भी उस डेटा को सही मान लिया। हालांकि अब मेरी आदत बन गई है कि मैं एक एआई जो मुझे रिजल्ट देता है, मैं उसको 4 एआई से पहले वो फैक्ट चेक करवाता हूँ, तो चेक करो डेटा सही है कि नहीं, क्योंकि डेटा चेक करने के लिए मुझे बहुत घंटे लग जाएंगे। मैं दूसरे एआई से चेक करवाता हूँ डेटा सही है कि नहीं, और कहाँ से ये डेटा कहाँ से लिया गया, बकायदा मुझे वो जिस भी रिपोर्ट से लिया गया वो रिपोर्ट का पेज नंबर चाहिए। तो वो क्या है, थोड़ा कंपैरिजन करके फिर सही डेटा ला करके मुझे पकड़ा देता है। तो वो कुछ भी आपको पकड़ा सकता है, इसलिए चैट जीपीटी के भरोसे ना रहे, फिलहाल तो ना रहे। जब भविष्य में सुधर जाएगा, कुछ अच्छा करने लगेगा इस मामले में, मैं ये नहीं कह रहा एआई बुरे हैं, एआई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कि आंसर चेक करने वाला पार्ट, ये एआई अभी इतना ढंग से नहीं कर सकता। थोड़ा समय दो एआई को, और 6 महीने 1 साल में सुधर जाएंगे, तब तक अपने को आंसर जो है वो अपने को खुद को ही चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब सेशन को एंड करते हैं, पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा। सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोशिश रहेगी मेरी कि कम से कम मैं वीक में 3 या 3 ना सही तो कम से कम 2 क्लासेस तो लूँ, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी फास्ट हो, थोड़ी स्पीड जो है वो आप लोगों की बढ़े। आप ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन के खुद भी आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं, लिखना शुरू करिए। अच्छा लिखा रहा है, बुरा लिखा रहा है, अभी फिलहाल इस पर फोकस ना करें। मेन चीज़ है दिमाग लगाना, स्ट्रक्चर पे दिमाग लगाना, कीवर्ड्स पे दिमाग लगाना। ये जितना आप सोचोगे ना, उतना हमारा दिमाग इन चीज़ों में आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। आप भले ही अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे हो, लेकिन कीवर्ड्स अच्छे सोच लिए, स्ट्रक्चर अच्छा सोच लिया, वैसे कीवर्ड और स्ट्रक्चर अच्छा सोच लिया तो अच्छा आंसर वैसे ही बन जाएगा। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, पीवाईक्यूज भारी लगते हैं तो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन उठाइए, उनसे उनको सॉल्व करिए, उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो ऐसे करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, हम करते रहेंगे तो हम सीखते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।